मेरी बहन मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। हर हफ्ते मुझसे फिटकिरी मंगवाती और मुझसे कहती टीचर ने फिटकिरी पर एक्सपेरिमेंट करने को कहा है, और वह करती हुई। एक दिन पड़ोसी की लड़की को, जो मेरी बहन के क्लास में पढ़ती थी, मुझे कान में कहने लगी, दीदी एक रात अपनी बहन के कमरे में सोना, एक राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर अपनी बहन के बेड के नीचे लेट गई। अगले ही पल मेरी जान निकल गई जब मेरी बहन ने वह फिटकिरी। हम लोग एक मिडिल क्लास के थे, लेकिन हमारे माँ बाप बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ाना चाहते थे। हम अपने माँ बाप की 2 बहनें थीं और कोई भाई नहीं था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और मैंने आर्ट्स लिया था। अब घर में सिलाई करती थी क्योंकि मैं अपने माँ बाप का हाथ पटाना चाहती थी, और मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने माँ पापा से बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर बस क्या था, हम तीनों उसके सपना पूरा करने में लग गए। जिस तरह माँ बाप को शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, उसी तरह मेरी छोटी बहन की भी दिल की ख्वाहिश थी, और उसके लिए वह बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों बहनें रहती थी और दूसरे कमरे में मम्मी पापा रहते थे। अक्सर हमारे सारी रात लाइट जलती रहती थी, और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है, सारा रात भर जागना पड़ता है। और बहन को इस तरह मेहनत करते देख हमें उस पर बहुत फक्र भी होता था। एक तो हम पहले से ही गरीब थे, फिर माँ पापा ने जैसे तैसे करके मेरी शादी तो कर दी, और मेरी बहन को खूब पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत दिल लगा रही थी। अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी, इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सहनी पड़ती थी। और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर, फिर मेरे देवर देवरानी ने करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे और मेरे पति को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के परवाह नहीं है और हम से पूछकर अपनी ज़िंदगी, अपनी औलाद के बारे में फैसले नहीं करते, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला बदल लेते या उनकी बातों से डर जाते। इतनी मेहनती और काबिल बेटी को घर की चौदीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे, आखिरकार थक हार कर एक दिन चुप होकर बैठ ही जाएंगे। और अब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, तब यही लोग फक्र से कहते फिरेंगे कि हमारी पोती है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर देवरानी कहेंगे कि यह हमारी भतीजी है, अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है। और सास और ससुर भी फक्र से कहेंगे, भगवान का सब आशीर्वाद है, उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा, लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते रहते थे। अपने दिल की बात को हल्का कर अपने आप को खुशियाँ दिया करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से दुख सुख बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे और दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिर हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी, और एसएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया था। उस रोज हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की अब और पढ़ाई थी, लेकिन एक समस्या था कि मेडिकल कॉलेज दिल्ली शहर में था और हम गाजियाबाद में रहते थे, और रोज रोज ये बस और रिक्शा का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के टीचरों के राय मशवरा से ये हल निकाला गया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी, और इस तरह रोज रोज के कॉलेज जाने का समस्या भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पर पूरी ध्यान दे सकेगी। आखिरकार 4 साल की ही तो बात है, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती थी और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ पूरा
वक्त गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इस तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला पूरा साल हो गया था और मेरी बेटी पूरी मेहनत और लगन से पढ़कर साहस बटोरती रही। लेकिन जैसे ही थोड़े दिनों के बाद उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल में वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वह जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती, मम्मी मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी लाकर देना। मैं उससे पूछती कि उसे फिटकरी क्या करना है तो वह हर बार यही कहती कि टीचर ने फिटकरी पर एक एक्सपेरिमेंट को कहा है, मुझे वही एक्सपेरिमेंट करना है। मैं अपनी बेटी की ये बात मान लेती और उसे फिटकरी लाकर देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी हुई। आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और ये कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम देता था। लेकिन फिर भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर मैं एक 5वीं पास क्लास पढ़ी लिखी थी। मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन जबकि दिमाग में सवाल ने सर उठा ही लिया था। तो इसलिए उस बार जब बेटी आई और उसने फिर से एक्सपेरिमेंट को कहकर फिटकरी मंगवाई तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि ये हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबराई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि मम्मी एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहेगा जब तक वह सारा ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा है, इसलिए जब तक एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे चौड़े जवाब में मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवाल खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वह चीजें देखने के बाद उससे मेरा अपनी बेटी पर वह की आंख बंद करके किया हुआ भरोसा डमाडोल हो रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन ये क्या छुपा रही थी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल पैदा हुआ था कि आखिर को जो कुछ भी था छुपाना क्यों पड़ा था। मेरा दिल तरह तरह के वहम और शक का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और अपनी बेटी के कमरे से अपनी चीज़ें उठाकर बाहर निकल गई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह कभी मुझसे सच नहीं बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं खुश हो गई। वाकई मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती है। मैं फौरन से उठी, अपनी दुपट्टा लिया, घर से बाहर निकल गई और मैं जहाँ जा रही थी रोड था जहाँ पर एक लाइन में बड़े बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने अपने से एक काले रंग के दरवाजे पर जा पहुंची। दरवाजा नॉक किया, अंदर चली गई। एक बहुत अमीर फैमिली थी जिसके घर में काम किया करती थी और वह काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन साहब की बेटी जो मेरी बेटी के हम उम्र थी, वह भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहां मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन यह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी, क्योंकि वह खुद ही अपनी गाड़ी से और अपनी गाड़ी खुद ही चला कर जाती थी। फिर उनके घर में उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया कि मैं थोड़े ही दिन पहले बेटी की कुछ किताबों की अदला बदली के लिए गई थी। तभी से मुझे मालूम था कि मेरी बेटी के साथ ही ये भी पढ़ती है। उसने मेरी बहुत ही बारीकी से बात सुनी और जैसे ही मेरी बात पूरी हुई वह परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी हुई फिटकरी थी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। सेठ साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझसे तसल्ली देते हुए
कहने लगी, आप चिंता ना करें, कॉलेज में इस पर नज़र रखूंगी और उसकी हर चीज़ पर नज़र रखूंगी और फिर मुझे आकर बताएगी। मैंने उससे ये भी बताया था कि मेरी बेटी जब घर आती है मुझसे ये कहकर मंगवाती है कि उसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है। उसे इस बात पर भी हैरानी हुई और कहने लगी कि उन्होंने ऐसा तो कोई काम ही नहीं मिलता। जब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है और मेरी परेशानी में एकदम बढ़ोतरी सी हो गई। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर कुछ गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी ऐसी हालत देखकर सेठ साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा, मैं फिक्र नहीं करूं और ज़रूर असल बात मालूम करेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को डांटने की भी पूरी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा कि उसकी चीज़ें वहीं वापस अपने बेटी के कमरे में रख दो जहां से वो मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को शक न हो और अभी हमें अनजान बन जाना है। मैंने ऐसा ही किया और घर जाकर अब दिन रात मेरी एक ही काम था, बस अपने भगवान से प्रार्थना मांगना। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी सी हफ्ता गुजरने का इंतजार था। कब हॉस्टल से छूटेगी और घर पर आती तो मुझे कुछ ना कुछ मामले की खबर तो होती। भगवान करे वक्त गुजर गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन छुट्टी पर घर रहने आने वाली थी। मैंने अपनी बेटी का सिर से पैर तक निहारा, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई बदलाव उसके अंदर नजर नहीं आई। वह बिल्कुल पहले जैसी थी। उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वह चीजें मिली थी मेरे दिल में शक का बवाल पैदा हो गया था। बेटी ने फिर से कहकर फिटकिरी मंगवाई कि उसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने भी कुछ भी बताए बगैर उसे फिटकिरी लाकर दे दी और खुद में चुप से सेठ साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आ जाएगी तो वह मेरे घर आएगी और जो सारी बात उससे उस दिन मालूम हुई वह मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब सेठ साहब की बेटी हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझे कहा कि मुझे मेरी बेटी को जानने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर उस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वह दुनिया में बदनामी और जिल्लत का रास्ता था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशानी और मेरी उम्मीदें दम तोड़ती रही। सेठ साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस परेशानी की समाधान सोचो और ऐसा करें, हर रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वह रात को क्या करती है। फिर मैंने सेठ साहब की बेटी की बात मान ली और उसके पास सोने के लिए अपनी बड़ी बेटी को ससुराल से बुलाया। मेरी बेटी उस वक्त तो अपने हॉस्पिटल चली गई। मुझे फिर से उस हफ्ते का इंतजार था जब मेरी बेटी घर रहने आई। तो उस रात मैं अपनी बेटी को उसके कमरे में सोने के लिए भेजा। जब मेरी बेटी ने उसकी बात बताई तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं जो पिछले 1 हफ्ते से भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जो कुछ भी मुझे सेठ साहब की बेटी ने बताया वह सब झूठ हुआ। वह मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसी रास्ता नहीं दिखाई दी जो उन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस के मेरे भगवान ने कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं की और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई। जो सेठ साहब की बेटी ने कहा था वह मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहली की समझबूझ भी अब खत्म हो गई थी। लेकिन ये बात ठीक थी कि मेरी पति को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। एक बात तो मैंने जान ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वह गिरती जा रही थी शायद इससे निकल सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पति से इस सारे मामले को छुपा कर रहूंगी।
और सेठ साहब की बेटी से विनती करूंगी कि मेरे साथ उसकी सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद करे और मुझे सच से अवगत कराए। इस तरह अब वह मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से सेठ साहब के घर गई। मैंने रोते हुए सेठ साहब की बेटी से विनती की वह मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वह एक समझदार लड़की थी। वह जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस गई थी, अगर उसे वहां से ना निकाला जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। और ये भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी जैसी कई लड़कियां उस दलदल में फंस चुकी थी और मेरे या उसके लिए अकेले ये सब करना नामुमकिन था कि उनकी मदद की जाए, उन्हें उस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जाए। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता था। उस समय हमें एक बड़े और समझदार इंसान की ज़रूरत थी और हमारे सामने उस वक्त सेठ साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए मैंने और सेठ साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए सेठ साहब से बात करने का फैसला किया और उनके पास जाकर A to Z बातें बता दी। पहले मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा गुस्सा हुए। मुझे डर सा लगने लगा कहीं सेठ साहब हमें मदद करने के लिए मना न कर दे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि सेठ साहब के दिल में भी भगवान का डर था, इसलिए वह मदद करने के लिए तैयार हो गए। मामला थोड़ा गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत उससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को जल्दी खामोशी से ही करना था। इसलिए सेठ साहब ने सबसे पहले अपने जानने वाले पुलिस वाले का अधिकारी को फ़ोन किया और उन्होंने सारी बात बताते हुए अपने सारे मामले की तफसील से जांच करने की अपील की। पुलिस वाला इस मामले को जांच करने के लिए तैयार हो गया। उसने सारे मामले की तह तक की कार्रवाई की और नतीजे पर रोंगटे खड़े कर देने वाले मालूमात हमने सुनने वालों के दिल कांप उठे। सेठ साहब ने अपनी बेटी को भी उस कॉलेज से निकलवा लिया और दूसरी जगह दाखिला करवा दिया। शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियां पढ़ने के लिए भेजते हैं। सेठ साहब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे। उन्होंने वही किया था जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी लड़कियों का नाम आए बगैर सारे मामले का बखूबी तरीके से जांच किया था। फिर कॉलेज के जितने सारे इंचार्ज थे और टीचर वगैरह थे, उन सब पर एकदम गहरी कार्रवाई शुरू कर दी गई और उनकी बचने की और माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने अपने पति को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारी बात बता दी थी। वह सुनकर तो बिल्कुल थोड़ी देर से चुप हो गए और जब उसके होश आवाज़ थोड़े बेहाल हुए तो उसने गुस्से में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो पहले ही फिटकरी के इस्तेमाल से अधमुई सी हो गई थी। वो मार नहीं सहन कर सकी, बेहोश हो गई। मेरा पति इतने गुस्से से था कि वह बेटी को माफ़ करने पर तैयार नहीं हुआ था। इसलिए जब मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, इसलिए ज़्यादा देर तक पत्थर दिल नहीं बन सका। इलाज के लिए बेटी को अस्पताल ले आए। यहाँ पर एक बार फिर सेठ साहब ने हमारी मदद की। हमारी बेटी अब पहले से सेहतमंद होने लगी थी। हम दोनों से काफ़ी शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी। हम तो माँ बाप थे, हमने उसको माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा था। उसका भविष्य तो अब तबाह हो चुका था। हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। उस पर खर्च करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और ना ही हम अब पहले जैसा उस पर भरोसा करते थे। जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की थी तो मुझे उस रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नज़र आई। आखिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर नहीं दिया था। लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वह एक नशे की पुड़िया थी और उसके ऊपर से पिसी हुई फिटकिरी इस तरह से छिड़की हुई थी कि वह
खोलकर देखने पर फिटकिरी ही लगती थी। नशे से मेरी बेटी का क्या काम है? क्या वह भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होती है? अब बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं सेठ साहब की बेटी के पास चली गई, लेकिन उसने मुझे बताया कि नशा तो क्या, उन्हें तो कभी फिटकिरी भी की जरूरत नहीं आती। इसलिए मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुझे परेशान देखकर सेठ साहब की बेटी ने मुझे वादा किया कि वह मुझे असल बात पता करके देगी, और फिर जब उसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया और उसका सुराग लगाया तो बात उसे मालूम हुई। उसने जो मुझे और साथ में ये भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकिरी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंचार्ज को अपने नीचे होने वाले नशे की धंधे से बेखबर थी, और अफसोस की बात ये थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के कुछ मास्टर चौकीदार थे उसमें शामिल थे। वह खुलेआम कॉलेज में नशे बेचते थे और पढ़ने वाले बच्चों को नशे पर लगाते थे। उनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां थी, जिन्हें नशे की आदत डालकर उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे की लालच दी थी और मेरी बेटी भी लालच में आ गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पैसे देने के बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और अब वह नशे के बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए वह उनके झांसे में आती रहती और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ये कहानी थोड़ा सा बड़ा था। बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की पढ़ने वाले बच्चे नशे का शिकार हो चुकी थीं और उनका इस्तेमाल करते हुए नशा बेचने वाले काले धंधे वाले वह अपने जेब भर रहे थे, और इसी के चक्कर में मेरी बेटी भी बर्बाद होती जा रही थी। वह भूल चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी। वह हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए जो भी नशे की पुड़िया घर लाती उनमें फिटकिरी रख देती थी। इस तरह मिलाती कि देखने में वह फिटकिरी जैसी लगती थी और उसका नशा भी पूरा हो जाता था। इसलिए वह इससे कहकर फिटकिरी मंगवाती थी और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैंने अपनी बेटी को कमरे में सोने के लिए कहा तो मेरी बेटी वही फिटकिरी पीस कर नशे की गोलियों में डाल रही थी और फिर नशे की पुड़िया डालकर मुंह में सो गई थी और एक पुड़िया घर पर ही भूल गई थी। फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुल चुकी थी, लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर चला गया और मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो चुका था। अब वह फिलहाल ठीक हो चुकी है, उसका नशा भी छुड़वा दी है, लेकिन उसके डॉक्टर ना बन सकने की वजह से मोहल्ले में थू थू हो गई है। रिश्तेदार जो ताने देते हैं और जली कटी सुनाते हैं, उनसे हमारा दिल भी बहुत दुखता है। और दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। तो आप इस कहानी से सीखकर अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। तो मेरी कहानी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। मेरा पति मुझे कभी मायके नहीं जाने देता था। मेरा नाम रजनी है। शादी के बाद मेरा पति मुझे मेरी मम्मी के घर नहीं जाने देता था। वजह थी कि एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पति को कपड़ों का ताना दे दिया था, जिस पर मेरे पति ने बहुत गुस्सा दिखाया था, जबकि मेरी मम्मी ने उसी वक्त मेरे पति से माफ़ी भी कर ली थी, मगर मेरे पति ने अपना दिल साफ नहीं किया। अब मेरी मम्मी तो मुझे मिलने आ जाती थी, मगर मेरा पति मुझे उनके घर नहीं जाने देता था। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं उन दिनों पेट से थी और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी रस्म है कि जब भी किसी लड़की के यहाँ उसकी पहली औलाद होती है तो ससुराल वाले मायके जाने की इजाज़त दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मायके वालों के लिए कोई बोझ होती है या फिर ससुराल वाले उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। बस ये हमारे यहाँ की रस्म है जिसे अच्छा समझा जाता है। मेरे यहाँ भी जब पहले बच्चे की प्रेगनेंसी हुई तो मेरी मम्मी ससुराल से आकर मुझे मायके ले गई। मम्मी बोली, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। ससुराल तो फिर ससुराल ही होता है, यहाँ कैसे रहेगी? मेरे यहाँ तेरी प्रेगनेंसी आसानी से गुजर जाएगी। मैं मम्मी की बात से सहमत थी।
तभी पति से इजाज़त मांगी तो उन्होंने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी। मैं हैरान थी कि आज पंकज को क्या हो गया है। खैर मैं खुश होकर अपनी मम्मी के साथ अपने मायके चली गई। वहाँ जाकर काफ़ी दिन मम्मी ने मेरी बहुत सेवा की। फिर जब मेरे बेटे की साहिल का जन्म हुआ तो मुझे ढेर सारी बधाई और लाखों ढेरों प्रार्थनाओं के साथ मायके से दोबारा ससुराल विदा कर दिया गया। उन दिनों में मुझे पति की याद आती रही, लेकिन कभी भी मुझसे बात नहीं करते थे। मेरे पति ज़्यादातर वह बहुत बिजी रहते थे। मैं उनकी इस बात से तंग भी थी, मगर फिर समझदारी से काम लेते हुए कभी उनसे शिकायत नहीं किया कि शायद वह बिजी होंगे। वैसे भी मर्द जब उनकी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें कोई दिलचस्पी दिखाते नहीं हैं। खैर आज पूरे 3 महीने के बाद जब मैं घर में वापस आई तो मेरे घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ससुराल में सास और ननद का रवैया मेरे साथ पहले से भी अच्छा हुआ था, लेकिन आज तो सब झुक झुक कर मुझे नमस्ते किए जा रहे थे। मैं समझी कि शायद वो मेरे बेटे की पैदाइश की खुशी में है, क्योंकि अक्सर सास ससुर ज़्यादा बेटे वाली बहू को ही पसंद करते हैं। लेकिन फिर मुझे घर में जब घुसी तो अंदाज़ा हुआ कि ये इज्जत और झुक झुक कर नमस्ते करना सिर्फ साहिल की वजह से नहीं है, बल्कि घर की बदली हुई हालात भी है। पहले मेरी नंद मेरे घर आकर जो मुंह बनाती थी, अब मेरे घर को वो रश्क भरी निगाहों से देखती थी। मेरे पति ने घर से जाने के बाद तो जैसे कोई जादू कर दिया था। हर चीज़ बड़ी तरीके से रखी हुई थी और कमरे में फर्नीचर भी नया डलवाया गया था। मैं यहाँ सब देखकर खुद यकीन नहीं कर पा रही थी कि पंकज इतनी सखी कब से हो गए कि मुझसे बिना पूछे मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा रहे हैं। घर की तो जैसे काया ही पलट कर रख दी गई थी। फिर खुशी में मैंने फौरन अपनी मम्मी को फ़ोन करके अपने ससुराल की सारी बातें बताई। मम्मी खुश होकर कहने लगी, तेरे पति ने बेटे की खुशी में तुझसे तोहफा दिया होगा। मैं जानती हूँ, मर्दों की फितरत ऐसी ही होती है। बेटा पैदा होने पर वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत और खुश रहते हैं। अब तुम उस खुशी की कदर करो और अपने पति की इज्जत पहले से भी बढ़कर करना, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। मम्मी की बात पर पूरा अमल करती हुई मैं अपने पति पंकज का बहुत ध्यान दिया करती थी। मुझे लगता था कि वह बेटे की खुशी में पिछली सब बातें भूल गए हैं। नंदे और सास मेरी सेवा में लगी रहती। उन्होंने मुझे बिस्तर पे से उतरने नहीं दिया। शाम के तकरीबन 7 या 7:30 बजे मैं अपने कमरे से निकलकर अपने वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे वहां जाने से रोक दिया और बोला, फिलहाल तुम ये वॉशरूम इस्तेमाल मत करो और यहाँ बेड की चद्दर भी चेंज मत करना। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि मैंने पूछा, तो फिर मैं कौन सा बाथरूम इस्तेमाल करूँ? मेरे सवाल पर पंकज कुछ गिनकर बोले, कल तुम्हारे बच्चे की पैदाइश को 40 दिन हो जाएगी। कल से तुम यहाँ जा सकती हो। फिलहाल तुम मम्मी वाले बाथरूम में चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी। उनको भी बड़ी गहराई से बातों का ध्यान था, मगर यहाँ जाने से ही मुझे क्यों रोका, उस बात की मुझे समझ नहीं आई थी। और मैं बेड की चादर चेंज क्यों न कर सकती। फिर उस रात मैंने अपनी सास का वॉशरूम ही इस्तेमाल किया। उन्होंने भी पूरा ध्यान रखा और मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं दिखाई। अगले दिन मैं अपने वॉशरूम में गई, क्योंकि अपने पति के कहने के हिसाब से मुझे 40 दिन हो गए थे। वहाँ जाकर क्या देखती हूँ कि कोने में एक बड़े साइज का गमला पड़ा हुआ है, जो एकदम सूखा है और उसमें कोई पौधा नहीं है। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि यहाँ ये गमला रखने की क्या वजह है। खैर मैं इतने दिनों बाद घर आई थी। मैंने उस बारे में सास को कुछ ना कहा और ना ही अपने पति को बताया। मैंने सोचा कि अच्छी भली हो जाऊंगी, घर की सफाई करूंगी तो उन चीज़ों को खुद ही ठिकाने लगा दूंगी। मगर शाम को मेरे पति ने खुद ही मुझसे उस गमले के बारे में बताना शुरू कर दिया। देखो रजनी, तुमने वह गमला तो देखा होगा जो मैंने वॉशरूम में रखवाया है। ये किसी खास मकसद के लिए यहाँ रखा गया है। उसे वहाँ से हटाने की कोशिश मत करना। और दूसरी बात ये कि मैं जब तक बेड की चादर चेंज करने का ना कहूँ तुम वह चादर चेंज नहीं करोगी। पंकज की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछने लगी,
कि वॉशरूम में गमला रखवाने की क्या वजह है? आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे अपनी जगह से ना हटाऊं, वरना तो ये बहुत बुरा लग रहा है। घर में मेहमान आते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। अच्छा नहीं लगता। मेरे बात पर पंकज एकदम गुस्से में आ गए। खबरदार, जो उस गमले के बारे में एक भी लफ्ज बोला, उसे यहाँ से हटाओगी तो तुम्हारा अपने ही नुकसान होगा। बता दूं, तुम फिर कभी मां नहीं बन पाओगी। अपने पति की इस बात पर मेरे दिमाग में हजारों सवाल उभरने लगे। कैसी बातें करते हैं आप? एक गमले में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई कि मुझे मां बनने से रोक सके? अपने शब्द में शिद्दत दिखाई तो पति आपसे बाहर हो गए। जितना कहा उतना ही करो। तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, इसलिए मैं सख्ती नहीं कर रहा हूँ, वरना उस कमरे के बारे में मैं अपने घर में सबको मना कर रखा है कि उसे हाथ भी न लगाए। हो सकता है कि 2 दिन बाद मैं ये बाथरूम ही बंद करवा दूं। अच्छा है कि तुम भी समझ जाओ, उन्होंने कहा और कमरे से निकल गए। मैं उन्हें देखती रही और सोचने लगी कि एक मामूली से गमले की खातिर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, वह भी उस वक्त में जब मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी। खैर, मैंने उस बात को अपने सीने में दबा दिया। वैसे भी घर में इतनी खुशियाँ थी कि मैंने ऐसी लड़ाई वाली बातों के बारे में नहीं सोचा और ना ही बात करना चाहती थी। मैंने मम्मी को भी बता रखा था कि पति ने घर का नक्शा ही बदल दिया है। तभी अगले दिन उनका फ़ोन आया। कहने लगी, मुझे तेरी ज़रूरत सही वक्त पर पड़ी है। तेरे पति ने जब घर को इतना सजाया संवार दिया है तो क्यों ना तुम्हें मेरे भी काम आ जाओ। आजकल तो वैसे भी बेटे की खुशी में बहुत खुश है। मम्मी कहने लगी कि तू जानती तो है, तेरे जाने के बाद तेरी बहन के रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। अब हमारा घर तो किराए का है। अच्छे लोग किराए के मकान में रिश्तेदारी नहीं किया करते हैं। हमारा अपना घर तो बनने के लिए तैयार हो रहा है। बस 1-2 महीने के बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे घर बुलवाना चाहती हूँ। कोई ना कोई बहाना कर लेंगे, मगर मैं उनको अभी यहाँ नहीं बुलवाना चाहती। वे लोग काफ़ी ऊंचे खानदान से है, ऐसा ना हो कि वह मेरी बेइज्जती हो जाए। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। मम्मी से किसी बात का जिक्र किया नहीं कि उस बात का चर्चा पूरे शहर में हो जाएगा। फिर वह मेरी माँ थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। अपनी सास से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वह बोली कि बेटी, मैं तो खुद ही सुबह जा रही हूँ, घर में तुम अकेली होगी। अच्छा है कि तुम अपने घर वालों को बुलवा लो, इसी बहाने तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। लेकिन एक बात अपने पति से ज़रूर पूछ लेना। सासू माँ की बातों पर तो मैं बहुत खुश हो गई। पति से इजाज़त लेने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह मुझे ऐसी बातों के लिए कभी कोई मना नहीं करते थे। मैंने मम्मी से कह दिया कि आप शाम को उन लोगों को बुलवा लें। मम्मी भी खुश हो गई और कोई परेशानी भी नहीं हुई। उन लोगों ने शाम को 5 बजे मेरे घर आना था। मम्मी उन्हें पता वगैरह समझा दिया था। वह खुद शाम के 4 बजे ही हमारे घर आ गई थी। उन्होंने घर की देखभाल शुरू कर दी। बेड की चादर नहीं थी, इसलिए मम्मी ने नहीं बदली, मगर जब उनकी नज़र बाथरूम पे पड़ी गमले पर पड़ गई तो कहने लगी, बेटी, ये कितनी बुरी बात है। सूखा गमला है, तुम लोगों ने उसमें फूल पौधे भी नहीं लगाए हैं। अब उसे यहाँ रखने की क्या तुक बनती है? उसे ऊपर छत पर रखवा दो। मैंने कहा, मम्मी नहीं, मेरे पति ने बहुत सख्ती से मना किया है। उस गमले को यहाँ से नहीं उठाना। अगर उनको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अरे भाई, क्यों, ऐसा भी क्या है उस गमले में? चलो हटवा दो, उसे थोड़ी देर के बाद वापस रख देंगे। मम्मी की जिद करने पर गमला वहाँ से उठाना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ही छोटे लड़के को बुलाकर वहाँ से गमला उठवाना शुरू कर दिया था। मैं उनको रोक नहीं पाई थी। वैसे भी वह फजूल की बातों पर यकीन नहीं रखती थी। खैर, उस लड़के ने गमला उठाकर बाहर वाली जगह पर रख दिया। मम्मी ने आए मेहमानों की खूब खातिर और आवभगत की। वह लोग भी बहुत खुश हुए। मेरी बहन को देखा और पसंद कर लिया, फिर चले गए। मम्मी ने न जाने घर के बारे में क्या बताया, मगर वे लोग हमारा सलीका देखकर बहुत खुश हुए और फिर मेरी बातचीत से तो मामला और भी आसान हो गया। मम्मी ने मेरा धन्यवाद किया और मेरी बहन टीना को लेकर खुशी खुशी घर से चली गई। रात के तकरीबन 8 बजे थे कि अब पंकज के घर आने का वक्त हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि वह गमला
जिसने मैंने हटा दिया था वापस भी तो रखना है। तभी मैंने पड़ोसी के एक लड़के को बुलवाया गमला रखने के लिए। अपने घर लाए तो उसने कहा कि गमला बहुत भारी है, दूसरे लड़के को भी बुलवा कर पकड़वाना पड़ेगा जब तक बाथरूम का दरवाज़ा खोलो। उसकी बात पर मैं अंदर आ गई। तब तक वह दूसरे लड़के को बुलाने चला गया। मैंने आकर दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र सामने उखड़ी हुई टाइल पर पड़ी जहाँ से गमला उठाया गया था। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि टाइल कैसे उखड़ गई थी। हालांकि बाथरूम की टाइल एक काफ़ी मजबूत होती है, उनमें एक सख्त किस्म का गोंद भी लगाया जाता है जिससे फर्श के साथ ही चिपक जाती है, मगर ये टाइल बिल्कुल उखड़ी पड़ी थी। मैंने उसे दोबारा वहाँ रखने की कोशिश की तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे कोई चीज़ पड़ी है। मजबूरन मैंने टाइल हटाकर देखा तो एक काले रंग का थैला पड़ा था। मैंने उसे शक के मारे उठाया, देखा तो उसमें कोई गोल गोल चीज़ थी। मैंने उस थैले को खोला। थैला खोलने पर मेरी नज़र जले हुए काले अखरोट पर पड़ी जो अलग अलग धागों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे और उन्हें उनमें बड़ी एहतियात से रखा गया था। मैंने हैरत से उन्हें उठाकर बाहर निकाला और कचरे में फेंक दिया। लड़कों को बुलवाकर वहां गमला उसी जगह रखवा दिया और उन्हें चाय पानी पिलाकर घर से विदा कर दिया। मैं सब कामों से फ्री हुई तो जब अपने कमरे में आई तो देखा मेरा बच्चा रो रो कर बेहाल हो चुका था। मैंने उसे उठाकर सीने से लगाया, सोचा कि शायद भूख लगी होगी। मैंने जल्दी से दूध बनाया और उसे देने लगी, मगर उसका रंग पीला पड़ गया। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने पति को कॉल की। वह मुझ पर चिल्लाने लगे, ज़रूर तुमने ही कोई गलती की होगी, वरना हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब सब्र करो, मैं घर आता हूँ। उसी वक्त मेरी सास भी घर आ गई। उन्होंने जो बच्चे को देखा तो वह भी बुरी तरह रोने लगी। बोली, ये तो कोई और ही मामला लगता है, जल्दी से पंकज को फ़ोन करके बुलाओ। घर आते ही उसे अस्पताल लेकर जाएंगे। मेरे पति ने हाल ही में गाड़ी ली थी। उस गाड़ी को हम लोग बाहर आते जाते थे। हम घर की औरतों को अकेले बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम पंकज का इंतज़ार करने लगे। उनको आते आते आधा घंटा हो गया था क्योंकि ट्रैफिक जाम था। काफ़ी देर के बाद जब वह घर पहुँचे तो घर में अफरा तफरी मच चुकी थी। मेरी नंद तक को भी पता चल गया था कि हम जल्दी से अपने छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे हैं। वहाँ उसे इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया गया। मेरे बच्चे को खून की कमी हो गई थी। काफ़ी देर हम इमरजेंसी के बाहर चक्कर लगाते रहे। आखिरकार डॉक्टरों ने एक ऐसी खबर दी जिससे सुनकर मैं बेहोश हो गई। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बच्चे के दिल में सुराख था और ये सुराख बहुत गहरा था कि बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। डॉक्टर ने हमसे माफ़ी कर ली और एक लम्हा मेरे लिए बड़ा ही क़यामत भरा था। मैं बता नहीं सकती थी। मेरा बच्चा मेरे सामने तड़प तड़प कर जान दे रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इस लम्हे मुझे इंसान की बेबसी का अंदाज़ा हो रहा था। इंसान कितनी मजबूर और लाचार, बेबस और अलग है, जो अपने लिए ना अपनी औलाद के लिए कुछ करने का अख्तियार रखता है। मैं रोती रोती घर आई। लाश जितनी छोटी होती है, अर्थी उतनी ही भारी होती है। मेरे बच्चे की मौत ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। जिंदगी बेरंग लगने लगी थी। किसी चीज़ में रंग महसूस नहीं होता। मैंने उस दिन अपने भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, वह मेरे उस गम को दिल से भुला दे और मुझे नई औलाद दे। पंकज को अजीब सी चुप्पी हो गई थी। वह ना ही रो रहे थे और ना ही मुझसे कोई बात कह रहे थे। उनका ये रवैया अजीब सा था। कम से कम मुझे उनसे हमदर्दी की उम्मीद तो थी, मगर उन्होंने तो एक शब्द ना कहा। खैर, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का गम था, इसलिए मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ने पर आए तो मेरे पति का ये रवैया मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा। वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते थे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बात पर मुझसे नाराज़ हैं। मैं उनसे पूछती मगर वह कुछ ना बताते। आखिरकार एक दिन उन्होंने गुस्से में मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे बच्चे को तुमने मारा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्यों मारा है? मैं कोई उसकी दुश्मन थी? माँ थी उसकी। इतना ही दुख मुझे भी है जितना आपके दिल में
अगर तुम उसे गमला को उस दिन ना हटाती तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने खेल रहा होता। और सुनो, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। उन्होंने सफाई से कह दिया। ऐसा क्यों कह रहे हो? और औलाद देना ऊपर वाले का काम है। जिसने पहले दिया वह दोबारा भी देगा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मैंने अपने दिल को संभालते हुए कहा। तभी पंकज बोले, रजनी, तुमने जो काम कर दिया है ना, उसके बाद ना तुम कभी औलाद पैदा कर सकती हो और ना ही कभी तुम्हारी औलाद जिंदा होंगी। ये बात मुझसे लिखवा कर ले लो। मैं अपने पति की इस बात पर बिल्कुल हैरान व परेशान हो गई, क्योंकि ऐसी क्या वजह है और आप इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? मैंने डरते हुए उनसे पूछा था। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी कहानी सुन लो। तुम मुझसे बहुत लड़ाई करती थी कि मुझे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। एक बार तुम्हारी माँ ने मुझे कपड़ों का ताना भी दिया था और कहा था कि मेरी बेटी तुमसे शादी करके खुश नहीं है। तभी मैंने एक फैसला किया था और फिर उस फैसले पर अमल करते हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने तुमको कहा था मैं ये दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर लगा दूंगा, और तुम मुझ पर हंसी थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। मगर मैंने बुराई वाली हर चीज़ को अपने से दूर कर डाला, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। एक दिन ऑफिस से आते हुए मुझे एक आदमी मिला। आदमी गैर मामूली सा लग रहा था। उसने मुझे कहा कि मेरे घर के हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। इसी बंदिश की वजह से मुझ पर औलाद की खुशियाँ बंद है। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? तब उसने मुझे तुम्हारे खानदान के हर एक आदमी का नाम बताया और बड़े डिटेल से बताई थी। फिर उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैं उस आदमी की बातों में आ गया। उसने मेरे बाजू पर एक काले रंग का निशान लगाया और बोला, अगर तुम्हारे हाथ पर जलन होता है तो समझ लेना कि वाकई तुम पर जादू किया गया है और उसका तोड़ करने के लिए तुमको मेरे पास आना होगा। मैंने उस पर यकीन कर लिया। मैं उसके साथ उसके घर गया। उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे भी लिए। उसकी बातों से पहले ही इतना दिलचस्पी लेने लगा था कि उसकी बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया। उसने मुझसे अच्छे खासे रुपए लिए और कहा कि अब मेरे हालात सुधर जाएंगे। उसने मुझसे एक नई चादर मंगवाई और उस पर कुछ पढ़ कर दिया और कहा, ये चादर अपने बेड पर बिछा दो, और जो अखरोट तुम्हें गमले के नीचे मिले हैं वे भी उस आदमी से मुझे पढ़ कर दिए थे। मुझे उस आदमी ने बताया था कि अखरोट घर के किसी ऐसे कोने में रखना जहाँ पर भगवान का नाम ना लिया जाए। मुझे उससे अच्छी जगह कोई नहीं लगी, तो मैंने बाथरूम में उन्हें दफन कर दिया और ऊपर एक गमला रख दिया। मगर तुमसे सब्र नहीं हुआ और तुमने वह गमला उखाड़कर उन अखरोटों का न जाने क्या किया। उसी वजह से हमारे घर में मुसीबतें आई हैं। तुमसे मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। कितनी मेहनत से मैंने ये सब किया था। अपने पति की ये बातें सुनकर मैंने अपने सर पकड़ लिया। मैं बोली, पंकज, आपको लगता है कि उस आदमी ने आपके साथ सच बोला है? मैंने उनको समझाने की कोशिश की। देखा तो वह बोला, हाँ तो और क्या, तुम देख लेना, हमारी अपनी औलाद नहीं होगी। उनकी ये बातें सुनकर मैं कानों को हाथ लगाने लगी। पंकज, भगवान की लिए ऐसी बेहुदा बातें मत करो। तुम भी पढ़े लिखे हो और मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ, फिर इन सब बातों में क्यों आ रहे हो? मैं शर्त लगाकर कहती हूँ कि ये सब झूठ है। वह आदमी धोखेबाज था, आपको बेवकूफ़ बना गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास चलें। हमारे बच्चे के साथ जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं सरासर झूठ है और ये बेफजूल की बातें हैं। मैंने अपने पति को समझाया तो उन्होंने मेरा चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाया और डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी भी माँ बन सकती हूँ। और रही बात बच्चे की, तो वह दूध की खराबी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया था। हमारे देश में मिलावट हर चीज़ में होती है, तो इस तरह के दूध में कुछ अजीब सी पदार्थ मिलाकर बेचा जाता है और ये एक आम सी बात है। मगर हम माँ बाप की मजबूरी है, हम उन कंपनियों पर भरोसा कर लेते हैं और बदले में हमारे बच्चों की जानें जाती हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस बारे में खुद जांच कर सकते हैं।
अपनी उस कहानी से मैं 2 सबक सीखकर दूसरों को भी नसीहत करना चाहूँगी। अपने बच्चों को अपने घर में अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें दें, बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास ना करें। हो सके तो अपने छोटे बच्चे को 6 महीने से नीचे वाले बच्चे को अपने छाती से ही दूध पिलाएं, माँ का ही दूध दें। बच्चे की हर चीज़ पर गहराई से ध्यान दें। आपके हालात जितने भी बुरे हो जाएं, भगवान के लिए कभी भी अपने रास्ते से मत भटको। ऐसी वाहियात बातों में बिल्कुल भी मत जाओ। अब सारा सच खुलकर मेरे पति के सामने आया तो उन्होंने उसी वक्त अपने लिए माफ़ी मांगी। आइंदा वह कभी भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे दोबारा से फिर एक बेटा हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।